तो लॉट ऑफ पीपल कलेक्टेड देयर और ट्रकों ने रोक लिया और वहाँ पे एक चक्का जाम हो गया। तो मेरा एरिया नहीं था वो, बट फिर भी मैं वहाँ चला गया क्योंकि मैं आई वॉज यंग ऑफिसर। तो उस एरिया का जो CSP था वो भी मेरे साथ ही था उस समय। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हम दोनों ही थे अकेले, और कोई पुलिस अधिकारी वहाँ था नहीं। फिर वो बोलने लगे कि ये इनको भी जला दो, इन्होंने हमारा बच्चा ऐसा मर गया। तो उन्होंने ट्रक जला दिया था, तो इनको भी जला दो। जागरूकता मतलब जानकारी होना नहीं होता कि सिर्फ मेरे पास जानकारी है तो मैं जागरूक हूँ। आपके पास जानकारी होने से आप जानकार हो। जब आप उसकी जानकारी को उपयोग करोगे तब आप जागरूक होगे। आपको साइबर सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। साइबर दुनिया में आपको खतरा नहीं दिखता। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आप सभी का यूबी पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारा ये एपिसोड आज बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर हैं जो ना कि सिर्फ एक टॉप आईपीएस ऑफिसर हैं बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और विजनरी लीडर भी हैं। वैसे तो उनके नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, उनमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स। दोस्तों, ये एक ऐसी सफलता है जो कि सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या इन्वायरमेंटलिस्ट का ही हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे आज के मेहमान इन दोनों से भी कहीं ज़्यादा हैं। दोस्तों, इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट साइबर क्लॉ लॉन्च किया था जो इंडिया में 6 अलग अलग टाइगर रिजर्व्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। दोस्तों, ये इनिशिएटिव साइबर सिक्योरिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक यूनिक ब्लेंड है जो भारत में पहली बार इतने बड़े लेवल पर देखा गया है। ये सब मुकाम हासिल किया है 1991 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर वरुण कपूर सर ने, जो फिलहाल मध्य प्रदेश में बतौर स्पेशल डीजीपी पोस्टेड है। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डॉक्टर वरुण कपूर सर का और जानते हैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और जर्नी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूबी पॉडकास्ट पर। थैंक यू। सर, आपने साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस के फील्ड में काफ़ी सालों तक काम किया है जी। और आपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। उनमें से कुछ हैं ब्लू पाल, ब्लैक रिबन और रोरिंग टाइगर, और ऐसे और भी बहुत हैं। जी। मैं जब रिसर्च कर रहा था मैंने देखा था कि ब्लैक रिबन के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, अगर मैं सही हूँ तो। राइट। तो इन इनिशिएटिव्स के बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे स्टार्ट हुए और ये जनता के लिए कैसे इफेक्टिव है। हाँ जी, देखिए, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी मेरे विचार में आज की तारीख में जनता के लिए, पब्लिक के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं सुरक्षा की, उसमें वो नंबर 1 पे आती है, मेरे जो अनुभव है। और मेरा अनुभव बहुत है, मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स में काम किया है पुलिस अधिकारी के रूप में। अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया। तो दुनिया के मुख्य भागों में मैंने काम किया है एज ए पुलिस ऑफिसर। इसी प्रकार मैंने सारी दुनिया में होने वाले हर प्रकार के अपराध को देखा है और उसको डील किया है, हर प्रकार की सुरक्षा समस्या को भी देख के डील किया है। तो इस अनुभव के आधार पर अगर मैं बताऊं तो आई कैन ईजिली से टुडे विदाउट एनी हेजिटेशन कि आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा आपकी सुरक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, मतलब पब्लिक, आई कॉल इट सिटीजन सिक्योरिटी, उसके लिए सबसे बड़ा चुनौती ही साइबर सुरक्षा है। तो इतना बड़ी चुनौती का हमको सामना करना है, मिलके सामना करना है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि आपको साइबर स्पेस में कोई सुरक्षित रख नहीं सकता, सिर्फ आप ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। तो वो सबको देखते हुए इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन टुडेज डेट एंड टाइम, एंड इट इज़ बिकमिंग इवन अ बिगर प्रॉब्लम एज द टाइम इज़ पासिंग। एंड अगर आपको किसी भी क्राइम को कंट्रोल करना है, किसी भी टाइप के क्राइम को, विमेंस के ऊपर जो क्राइम होता है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या नारकोटिक्स हो, जो भी क्राइम हो, अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो उसके 2 अंग होते हैं। एक होता है जो सुरक्षा एजेंसी है जो उस क्राइम से डील करती है, लाइक जिसको बोलते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस, जो भी बोलो, उस एजेंसी को इक्विप करना है उस क्राइम को बेहतर ढंग से डील करने के लिए। एक और उसका अंग होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ दैट जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसको अवेयर करना है ताकि वो अपने आप को इस क्राइम से बचा सकें बेहतर ढंग से। और जैसे मैंने बोला, साइबर सुरक्षा में तो कोई और तरीका ही नहीं है, आपको खुद ही को बचाना है। तो इसीलिए उन तक संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है सुरक्षा का। कई चीज़ें हैं साइबर दुनिया में जो लोग समझते नहीं हैं और आराम से फंस जाते हैं। उसके कारण की भी अपन चर्चा कर सकते हैं बाद में। बट बेसिकली उनको तक संदेश पहुंचाने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया था, ब्लैक रिबन इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत स्कूल्स, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, उसमें मैं जाता हूं और फिजिकल सेशंस लेता हूं। और ऐसे उसका भी उसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब कोविड आया था तो मैं उसको उस समय थ्रू डिजिटल मीन्स करता था।
तो ये है ब्लैक रिबन इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत 778 कार्यशालाएँ मैंने आयोजित करी हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड की हैं। 8 देशों में मैं जा चुका हूँ। इंडिया में तो मैंने बहुत सारी की हैं, सभी राज्यों में। ये एक था। दूसरा था पुलिस एंड सुरक्षा बलों को इक्विप करना, ट्रेन करना इस नए उभरते हुए अपराध से डील करने के लिए। वो था द ब्लू पॉम, जिसमें हमने पूरे देश की पुलिस, मैंने स्वयं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए, खुद भी लेक्चर्स लिए, दूसरों एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, और ऐसे करके करीब 164 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, और 5,500 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी ऑल ओवर द कंट्री को ट्रेन किया है। तो ये तो उन दोनों के क्षेत्र बारे में है। ऐसे कई मेरे अन्य अभियान भी हैं, तो उसकी चर्चा अपन बाद में कर सकते हैं। सर, एक और आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो मुझे पर्सनली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ, साइबर क्लॉ। यस। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि साइबर क्लॉ देश के 6 अलग अलग टाइगर रिजर्व्स में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सर, ये साइबर और टाइगर रिजर्व का जो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, इसकी बैक स्टोरी क्या है? This is a thing which is based on my passion, my hobby, interest, अब जो भी बोलूँ, वाइल्ड लाइफ का मेरे को बचपन से शौक था। तो मैं बनना तो फॉरेस्ट ऑफिसर चाहता था, पर मैं बन गया पुलिस ऑफिसर। तो एज अ रिजल्ट, एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे को ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं वाइल्ड लाइफ के क्षेत्रों में जा सकूं या वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकूं एज पार्ट ऑफ माई जॉब। पर मैंने जब साइबर के क्षेत्र में काम शुरू किया, तो मेरे को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक संस्था है, उनके जो इंडिया के जो CEO हैं रवि सिंह जी, उन्होंने एक मेरा कहीं प्रोग्राम सुना। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ मिलके क्यों नहीं आप फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड ऑल को ट्रेन करें फॉर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं साइबर वर्ल्ड में, उनका उपयोग करके वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए। बेसिकली रोरिंग टाइगर इनिशिएटिव वही है कि जो नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को इफ़ेक्टिवली रोकना, और जो हो जाती हैं उनको फिर डिटेक्ट और इन्वेस्टिगेट करना। तो उसके तहत मैंने उनने जब प्रस्ताव रखा तो उसको मैंने सर स्वीकार किया, बिकॉज दैट वाज माय पैशन एनीवे। तो मैं पूरे देश में जाता था उनके साथ जब भी मेरे पास समय होता था, और ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरे देश में मैंने कई जगह पे दी हैं। फिर एक हमने कंसेप्चुलाइज किया एक चीज़ कॉल्ड साइबर क्लॉ, जिसमें हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है उसके साथ मिलके मैंने ये इम्प्लीमेंट किया। 6 टाइगर रिजर्व्स में जाके कॉन्सेंट्रेटेड 1-2 दिन का उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, और फिर उनमें से जो अच्छे ट्रेनीज जो अच्छे हैं, जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो कैपेबल हैं, उनको फिर हमने इंदौर बुलाया, और मेरी यहाँ ट्रेनिंग संस्था जो है वहाँ पे उनको हमने 2 हफ्ते का इंटेंसिव ट्रेनिंग दी, ताकि वो उस टेक्नोलॉजी को लेके जा सकें। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं क्राइम डिटेक्शन, क्राइम प्रिवेंशन की, चाहे वो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो, यूट्यूब मॉनिटरिंग हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सो मेनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जिसको आप यूज़ करके क्राइम को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सब उनको सिखाया, ट्रेन किया, एंड उसके बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स भी आए हैं। आई हैव गॉट नेशनल लेवल अवार्ड्स फॉर दैट प्रोग्राम ऑल्सो। स्कॉच अवार्ड एक था उसमें से जिसमें हमें मिला था साइबर क्लॉ के लिए। तो इट हैज़ बीन क्वाइट अ इंटरेस्टिंग जर्नी, बिकॉज एक तो मेरा इंटरेस्ट था उस क्षेत्र में, तो मेरे को उसको करने का मौका मिला, और साथ साथ एक बहुत बड़े क्षेत्र वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक योगदान देने का भी मौका मिला। सर, जैसा अभी आपने बताया कि पहले आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन फिर लास्ट में आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी, तो ये कैसे हुआ? ये तो वो भी एक लंबी कहानी है, बट एक्चुअली मेरे फादर एक IAS ऑफिसर थे और MP काडर में ही थे, और उन्होंने ही रिटायर्ड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा तो कोई प्लान था नहीं कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम दूं, बट मैं विदेश जाना चाहता था अपनी MBA के लिए। मेरी माँ, बिकॉज मैं एक ही बेटा था, तो उनको बड़ी वो थी, फियर था मन में कि मैं चला जाऊंगा अगर पढ़ाई के लिए तो वापस नहीं आऊँगा। तो वो उन्होंने बोला कि आप मत जाओ। तो फिर मैंने उनसे जब बोला कि मेरे पास कौन सा विकल्प है इधर रह के, मैं बेटर इज आई गो देयर स्टडी, आई कम बैक, बट शी वॉज वेरी कीन दैट आई डू नॉट गो, एंड शी गिव मी दी ऑफर दैट एक बार ही सिविल सर्विस एग्जाम दीजिए, अगर आप आ गए तो रह जाना, नहीं आए तो फिर तुम चले जाना। तो माँ का दिल रखने के लिए कि भाई माँ बोल रही है तो एक बार उनकी बात मानना अनिवार्य है। तो मैंने फिर विदेश जो मेरी एडमिशन हुई थी MBA में US में, तो उसको मैंने डिफ़र किया, एंड आई गिव द एग्ज़ाम फॉर माई मदर्स सेक एक्चुअली। और फिर मैं IAS में तो नहीं आया, मैं IPS में आया। मैंने दिया तो IAS के लिए था, बट मेरे को मेरा होम कार्डर मिल गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर से मैंने दिया दूसरी बार, आई थॉट बिकॉज मेरा 1 मार्क्स से रह गया था IAS फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आई गिव इट अगेन, देन अगेन आई गॉट IPS ओनली। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो एज इट वाज बाय चांस दैट आई बिकेम IPS ऑफिसर, नॉट बाय एनी डिज़ाइन और एनी प्लान, इट वाज जस्ट बाय चांस। तो
एज अ रिजल्ट फिर वो फॉरेस्ट एंड ऑल्सो पीछे रह गए वो, तो मैं तो एज एज अ पुलिस ऑफिसर आई ज्वाइन इन बिकॉज अल्टीमेटली माँ का दिल रखने के लिए। सर आपने अपनी ग्रेजुएशन त्रिची से करी लेकिन आईपीएस में आपने एमपी काडर सिलेक्ट किया, तो उसके पीछे क्या कोई स्पेसिफिक नहीं, रीजन? उसका कारण यही था कि मैंने आपको बताया, जैसे मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर थे मध्य प्रदेश काडर के, और मैं तो एमपी में पैदा हुआ। इंदौर में वो कलेक्टर थे तब मैं पैदा हुआ, और मेरी कुछ एजुकेशन जब तक वो एमपी में पोस्टेड थे तो मैं एमपी में भी हुई है। आई स्टडीड इन ग्वालियर, इन रायपुर, इन भोपाल। फिर वो बाहर गए, दिल्ली, मुंबई, यूएस में मैं पढ़ा था जब वो जहाँ जहाँ पोस्टेड रहे। और उसके बाद जो रिटायर हुए वो तब भी वो एमपी में सेटल हुए, तो मैं तो एमपी का ही हूँ, मेरे को भी एमपी कार्डर मिल गया, तो मेरा होम स्टेट ही एमपी है, तो इसलिए मैंने एज एमपी को चुना था, बिकॉज इट वाज माय होम स्टेट। सर आपने मध्य प्रदेश में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, धार हो, रतलाम हो, तो आपके लिए कौन सा सबसे फेवरेट सिटी रहा है और क्यों? सिटी तो मतलब आई कैन टेल यू माय फेवरेट चॉइस असाइनमेंट, जो मेरे को सबसे मज़ा आया, जो चैलेंजिंग लगा या मेरे को याद रहेगा, यादगार रहा, तो आई विल ऑलवेज से माय फर्स्ट असाइनमेंट एज एन एसपी वो थी धार डिस्ट्रिक्ट में। वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल रहेगा, बिकॉज मैं लंबे समय तक रहा वहाँ 3.5 years, और बड़ा डिस्टर्ब जिला था उस समय। लॉट ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम्स है वहाँ, भोजशाला बोल के एक इशू है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है पीतमपुर, वहाँ पे बहुत सारा ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, बहुत टाइप के क्राइम भी होते थे, रोड रॉबरीज एंड ऑल दैट। सो वो सब देखते हुए तो वेरी वेरी चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, एंड आई हैव ग्रेट मेमोरीज, बिकॉज जहाँ पे आपको चैलेंज मिलता है ना, तो वहाँ पे आपको यादें भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। जो रूटीन जॉब होता है वो फिर वो याद नहीं रहता, बट जहाँ पे आपको मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, वो आपके मेमोरी में हमेशा इम्प्रिंट हो जाती हैं। एंड वैसे भी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था, आई फाउंड इट माई मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट, बट माई मोस्ट मेमोरेबल रतलाम में मैं एसपी था, वहाँ पे मैं डीआईजी भी था, एंड वहाँ पे आई स्पेंड 6 years ऑफ माई पोस्टिंग्स एज एसपी एंड डीआईजी। तो वो मेरे लिए सबसे इंजॉयमेंट भरा पीरियड था, बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग पुलिसिंग। सोशल स्फीयर में मैंने बहुत काम किया, लोगों के साथ जुड़ के मैंने काम किया, एंड आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स देयर ऑल्सो स्टिल टिल टुडे। बहुत साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, 15-16 साल, बट आज तक लोग याद करते हैं, आते हैं, मिलते हैं। तो इट इज़ वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था, एंड धार ऑफ कोर्स वाज माय फर्स्ट चैलेंज एंड मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट। सर जैसा आपने बताया आपके लिए धार काफ़ी चैलेंजिंग असाइनमेंट रहा, तो क्या कुछ इंस्टेंसेस या कुछ मेमोरीज आप बस शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ? देयर आर सो मेनी मेमोरीज। अब उसमें टू आइडेंटिफाई वन इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट हर क्षेत्र की थी। जैसे हमने वहाँ पे क्राइम बहुत होता था, रोड रॉबरीज फ्रॉम ईयर्स ये चलता था, क्राइम की रोड पे रॉबरी होती थी। घाट्स उसमें एरिया में बहुत हैं उस ज़िले में, यहाँ से मालवा मीट्स द निमाड़ प्लेटो, निमाड़ प्लेन्स, एंड मालवा प्लेटो गोज इनटू द झाबुआ के हिल्स जो हैं, तो वहाँ पे घाट सेक्शंस बहुत हैं, और उन घाट सेक्शन में क्राइम बहुत होता था, रोड रॉबरी वाला। तो बहुत सालों से चल रहा था, तो एक हमने इनोवेटिव प्लान बनाया, क्योंकि पुलिस की जो प्रेजेंस होती थी वो हमेशा उस घाट से बाहर होती थी, पुलिस स्टेशन एंड चौकीज़ में। तो जब तक सूचना मिलती थी कि ऐसा कोई घटना हो रही है, पुलिस पहुंचती थी, तब तक वो हो चुकी होती थी। तो इसीलिए आई मेड दिस प्लान दैट लेट अस बी इनसाइड द घाट, उसमें हमारी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मूवमेंट, वो गैंग्स की जो मूवमेंट होती है वो भी कट हो जाए एंड इमीडिएट प्रेजेंस इंश्योर हो जाए। तो देन आई मेड अ सीरीज़ ऑफ घाट सुरक्षा प्लान मैंने एक बनाया, और घाट सुरक्षा चौकियाँ बनाई हमने घाट के अंदर, जहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं थी, बट बिग चैलेंज वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुँचाना एंड एवरीथिंग। तो 4 सेक्शन में हमने बनाया, तारा घाटी, माचलिया घाट, अमझेरा के पास एक घाट है, एक यहाँ पे है सरदारपुर के पास। सो वी डिड ऑल दोज काइंड ऑफ चौकी बनाई, आज भी हैं वो, एंड बहुत रिडक्शन हुआ क्राइम में, उनकी मूवमेंट जो थी गैंग्स की वो कट हो गई, एंड बहुत उसमें रिडक्शन हुआ रोड रॉबरी में। इट वाज, पीपल रियली अप्रिशिएटेड इट, एंड तो ऐसी यादें बहुत हैं जिसमें आपने क्राइम के क्षेत्र में काम करके क्राइम को कंट्रोल किया। मैंने एक बनाया था, पीतमपुर में होती थी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स, बहुत सारी यूनिट्स हैं वहाँ पे, 550 यूनिट्स हैं, और उसमें रेगुलरली स्ट्राइक्स होती थी, और काफ़ी प्रोडक्शन वेस्ट होता था, एंड फिर कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बन जाती थी लेबर एजिटेशन पे। तो फिर उसके लिए भी हमने एक पीतमपुर पीस प्लान बनाया। उसमें हमने पुलिस का इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक से पहले का किया। पहले क्या होता था, स्ट्राइक होती थी, लेबर डिपार्टमेंट कुछ करता था, जिला प्रशासन कुछ करता था, जब तक पुलिस तक मामला आता था तब तक वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए आता था, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था।
तो हमने ये प्रयास किया कि हमारे अधिकारी उनके प्रॉब्लम्स में पहले से ही इन्वॉल्व रहें, और दे यूज टू मेक द नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। एंड जो लेबर था वो खुश रहता था कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारे को मैनेजमेंट जो बोलेगा वो करेगा, और मैनेजमेंट भी प्रसन्न रहते थे बिकॉज सिक्योरिटी का एंगल उनको मिलता था विद द पुलिस प्रेजेंस। तो ऐसे करके हमने एक्चुअली बहुत काम किया उसमें, स्ट्राइक्स में। एंड जो स्ट्राइक्स करीब 100 के करीब होती थी एक साल में, जब हमने ये प्लान करा और 2 साल तक उसको चलाया, बिकॉज मैं वो 3.5 साल एसपी था, तो इन 1 ईयर देर वर ओनली 10 स्ट्राइक्स। तो इट केम डाउन हेवीली, मतलब 1/10 हो गया वो। तो इट वाज वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ऐसे करके कई क्षेत्रों में काम किया, एंड वो तो हमेशा याद रहेंगे। सर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आपके नाम सबसे ज़्यादा कोल्ड केसेस सॉल्व करने का भी एक अचीवमेंट है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, कोल्ड केसेस वो होते हैं जो काफ़ी सालों तक अनसॉल्व्ड पेंडिंग रहते हैं, और जब वो सर के पास आए तो उन्होंने पुराने सबूत इनमें इन्वेस्टिगेट करके उन्हें सॉल्व किया। सर, इस बारे में कुछ बताएं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, कोल्ड केसेस आर नॉट केसेस विच आर पेंडिंग। कोल्ड केसेस आर दोज केसेस विच आर क्लोज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। वो पेंडिंग नहीं होते हैं, मतलब माने नहीं जाते पेंडिंग। दे आर कंसिडर्ड टू बी खात्मा बोलते हैं उसको, या फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। उसमें वो बंद हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, विद द कंडीशन दैट अगर कोई भविष्य में सबूत मिलेगा तो इट विल बी रीओपन्ड एंड इट कैन बी टेकन अप अगेन। ये कोल्ड केस होता है बेसिकली। तो कोल्ड केस में मैं सिर्फ कंसंट्रेट करता था मर्डर के कोल्ड केसेस में, नॉट ऑल टाइप ऑफ कोल्ड केस। हर कई धाराएं हैं। तो एक्चुअली मैं इंदौर में जब एसपी सिटी था, वन ऑफ माय फर्स्ट पोस्टिंग्स, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सॉल्व हुआ था, जिसमें एक आदमी ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था, एंड 5 साल तक पकड़ा नहीं गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। कभी वांट आई कैन टेल यू डिटेल लेटर, बट उसको मेरे को सूचना मिली फ्रॉम वन फेलो हु वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट केस इनडायरेक्टली। एंड उस बहुत साल तक उसने बताया नहीं था, क्योंकि उसको डर लगता था कि शायद वो भी पकड़ा जाएगा उसी केस में। तो उसने मेरे को, उस समय मोबाइल होते नहीं थे, तो फ़ोन पे संपर्क करता था और बोलता था मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, और आता नहीं था। मैं उससे हमेशा पेशेंटली बात करता था कि तो जो भी है आप आओ, बताओ। एनीवे ही केम वन डे, एंड उसने केस बताया, उसका जो डिटेल्स बताए, तो वी सॉल्व दैट केस। दैट पर्सन हैड मर्डर्ड हिज वाइफ एंड हैड उसी को अपने आंगन में उसको गाड़ दिया था। और शिक्षक नगर है, ये एरोड्रोम थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ का केस था। और वहाँ से फिर वो पकड़ा नहीं गया, और 5 साल बीत गए, और वो भी चला गया, छोड़ के सेंधवा में रहने लग गया। तो उसको केस को हमने सॉल्व किया था, एंड देन उसको मैं गिरफ्तार करके लाए हम लोग फ्रॉम सेंधवा, एंड उसने कबूल लिया अपना जुर्म, और उसने बताया कि मैंने गाड़ा है। तो उसको हमने रिकवर भी किया, उसकी बॉडी को। बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो उसके बाद मैंने देखा कि जो उस महिला जिसका मर्डर हुआ था, वो बड़वा की रहने वाली थी। तो उसके 5 भाई थे शायद। तो वो मेरे पास आए आफ्टर द केस वाज सॉल्व्ड, एंड मैं तो उनको जानता नहीं था। तो वो आके बहुत, मतलब इतने इमोशनल थे, मेरे पैर पे गिर गए। एंड दे वर, आई थॉट दे आर सो हैप्पी दैट द केस हैज़ बीन सॉल्व्ड एंड द अपराधी हैज़ बीन कॉट। तो इसलिए तो वो खुश हैं। तो पर वो उसके लिए तो खुश थे ही, पर उन्होंने मेरे को बताया कि साहब हमको तो मालूम था हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है, बट आपने उसको डिटेक्ट किया, आरोपी को पकड़ा, वो तो अच्छी बात है, बट हमें उनकी अस्थियां मिल गई, हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार करा आपने। इस टाइप का कोई बातें कर रहे थे। आई फील कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एज अ पुलिस ऑफिसर। अगर आपको काम करना है, अपने रेगुलर रूटीन क्राइम होना है, तो उसको तो आप सॉल्व करोगे ही, बट पुराना क्राइम अगर आप सॉल्व कर पाओ तो उसमें बहुत, एंड स्पेशली मर्डर, तो उसका बहुत अच्छा संदेश आता है। मीन एक तो पुराना केस, मर्डर के जैसा केस छूट जाए, वो तो अच्छी बात नहीं है। और वो इतना बड़ा केस, मर्डर से बुरा अपराध तो कोई हो नहीं सकता किसी और के, आप जान ले लो। तो एक तो ऐसा केस को सॉल्व करने का मौका। दूसरा, अपराधी जो बहुत सालों से बच रहा था वो भी सलाखों के पीछे। तीसरा, जो उनके परिजन हैं, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, उनको भी सांत्वना मिलती है कि भाई हमारा केस सॉल्व हुआ एट लास्ट, इतने साल बाद, उनको रेट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं। एंड फोर्थ इज, जनता में संदेश जाता है, अपराधियों को भी संदेश जाता है कि करोगे तो पकड़े जाओगे, इतने साल बाद भी पकड़े जाओगे, तो अभी तो छूटने नहीं वाले। तो सबको देखते हुए इट वॉज अ वेरी गुड मैसेज टू द इन ऑल मैटर्स। तो फिर मैंने उसको एक अभियान के रूप में बनाया बाद में। उसको फिर मैंने बहुत बाद में नाम दिया ऑपरेशन उजागर। और ताकि मैं जहाँ भी पोस्टेड होता था, मैं एक छोटी सी टीम बनाता था, ज़्यादा अधिकारी नहीं, 3-4 अधिकारी, डेडिकेटेड ऑफिसर्स। उनका काम ही होता था पुराने केसेस को आप
रीओपन करो, डायरीज पढ़ो, उनकी केस डायरीज, एंड उनको सॉल्व करने का प्रयास करो। फिर जो परिजन होते थे, जब ये पेपर में आता था, वो लोग भी आके बताते थे कि साहब हमारा भाई का मर्डर हो गया था और उसमें ये था और इसमें सॉल्व नहीं हुआ, तो वो भी लीड्स देते थे। तो ऐसे करते करते मैंने जहाँ भी पदस्थ रहा फील्ड में, तो मैंने ऐसे 110 केसेस सॉल्व किए, कोल्ड केसेस ऑफ मर्डर, कोई 2 साल पुराना, कोई 5 साल पुराना, कोई 15 साल पुराना एक सॉल्व किया था जब मैं एसपीसी होर था। तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक पुलिस ऑफिसर द्वारा इतने सारे कोल्ड केसेस को सॉल्व करना। तो ये था उसकी कहानी ऑपरेशन उजागर की। आई एम श्योर काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, वेरी, मतलब कई कहानियाँ तो इज़ लाइक बिलीव इट और नॉट जो होता है ना, आप सीआईडी सीरियल एंड ऑल देखते हो, मेरे को बाय हार्ट याद है, मतलब इतनी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियाँ हैं। बट यस, वो करना बहुत ज़रूरी था ताकि लोगों को सुरक्षा का भावना बढ़े और अपराधी जो हैं, जो बचे हुए थे, वो जेल तक पहुँचे। सर, एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है? क्या जैसे हम फिल्मों में देखते हैं बिल्कुल वैसी ही चैलेंजिंग होती है, फिल्मी थोड़ी, या क्या बताना चाहेंगे खास पर उन लोगों को जो आईपीएस या सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं? दो पहलू हैं। देखिए, आईपीएस, एज एन आईपीएस ऑफिसर, मैंने आपको बताया मैं बनना नहीं चाहता था। आई डिडंट हैव द माइंड। सम पीपल आर वेरी कीन टू वेयर द यूनिफॉर्म, बिकम पुलिस ऑफिसर। मेरा ऐसा शुरू में तो कोई ऐसा एम था नहीं, तो आई बिकेम बाई चांस, एज आई सेड। तो पर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मैं 34 ईयर्स रह चुका हूँ एज आईपीएस ऑफिसर। उसके दो पहलू हैं। एक है पहलू ऑफ सेक्रीफाइस एंड चैलेंज, दूसरा है पहलू ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट। तो दोनों तरीके से इट इज़ अ वेरी ओवरऑल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, बट अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग जॉब। मेरा अनुभव तो यही है। क्योंकि अगर आप पहली बात, आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता, आपको अपने परिवार पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता, तो वो तो सेक्रीफाइस है। 24 आवर्स यू आर ऑन जॉब, ऑन कॉल। अगर आपको कोई 2 बजे भी फ़ोन करे, 4 बजे भी आपको उसको उठाना है, बात करनी है एंड उस पर सॉल्व करना है। सो स्ट्रेस बहुत होता है। लॉट ऑफ बर्स्ट स्ट्रेस उसे बोलते हैं। स्ट्रेस के भी बड़े प्रकार होते हैं। एक होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस, आप काम ज़्यादा हो रहा है तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। एक होता है कि एकदम से स्ट्रेस होता है, जैसे आप खाना खा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, सडनली एक फ़ोन आया कि फलानी जगह मर्डर हो गया है या यहाँ पे कोई दंगा हो गया, तो एकदम से आपका वो लेवल बढ़ता है स्ट्रेस का। तो दैट इज़ इवन वर्स देन दैट gradual increasing stress. So there are many things which are big sacrifice and a big problem. Sometimes you feel keep you have no time for your parents, you have no time for your family, but you have to adjust, your family has to adjust. वो तो उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू सेटिस्फैक्शन। अगर आप लोगों के काम आओ और सही उस समय आओ जब उनको असुरक्षा की भावना हो, तब आई थिंक उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन भी कभी नहीं मिलेगा। जब आप वो लोगों को मिलोगे, अच्छा काम करोगे, तब जो उनसे आपको सम्मान और प्यार मिलेगा, तो वो आपको किसी और नौकरी में नहीं मिल सकता। मैं अपने अधिकारियों को यही समझाता हूँ, जब उनसे हमारी मीटिंग्स होती थी, क्राइम मीटिंग्स एंड या हमारे पुलिस सम्मेलन होते हैं, दरबार होते हैं, तब उनको ये बोलता हूँ कि देखिए, आपने वर्दी पहन ली तो आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में कई गुना बढ़ गई। और वो वर्दी पहन के अगर आप कहीं जाओगे तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज आपने वर्दी पहनी हुई है। आप कैसे इंसान हो, क्या काम करो, अलग बात है, बट आपकी वर्दी ही देख के, खाकी देख के लोग बहुत आपको सम्मान देते हैं। तो प्यार बहुत मिलता है आपको, सम्मान बहुत मिलता है, जो आप ही के लेवल के दूसरे लोगों को शायद नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करता है या कोई दूसरे गवर्नमेंट नौकरी करता है, तो आप ही के लेवल के व्यक्ति को शायद उतना प्यार और सम्मान ना मिले, क्योंकि आपने वर्दी पहनी, आपको मिलेगा। पर उसी अनुपात में आपको नफ़रत भी मिलेगी अगर आप गलत काम करोगे। तो जो सामान्य अधिकारी या दूसरे प्राइवेट सेक्टर वाले को शायद उतना लोगों से नफरत ना मिले अगर वो कोई गलती करता है, पर आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप गलती करोगे। ये तो आप बोल नहीं सकते कि मैं प्रेम और सम्मान तो प्राप्त कर लूँ, नफरत में नहीं तो मिलती है। पुलिस को ये नेगेटिव भी बहुत, आपको नेगेटिविटी भी मिलती है लोगों से। कई बार बहुत लगता है कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे को ऐसा, तो वो सब भी मिलता है। बट अल्टीमेटली अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो और मेहनत से कर रहे हो, तो फिर लोगों से जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, लव मिलता है, दैट इज़ कैनॉट बी गिव। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स, मे बी अ डॉक्टर, बट दैट वो इंडिविजुअल से मिलेगा। आप इंडिविजुअल व्यक्ति की आप ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दो, वॉट एवर, तो दैट पर्सन माइट रिस्पेक्ट यू ऑल योर लाइफ। मे बी अ टीचर, गुरु, वो भी उसके लिए एक व्यक्ति से मिलेगा जिसको आप पढ़ाओगे से, बट हमें तो समाज से मिल सकता है, बहुत सारे तबके से, अगर आप अच्छा करो तो। सो इट इज़ both ways. It's a very big challenge, very big sacrifice, but it is really satisfying if you do a good job. सर, जैसा आपने बताया कि कई बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ जाता है,
तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? आपके लिए क्या मोटिवेटिंग फैक्टर? देखिए मैंने जो देखा अपनी नौकरी में, इट इज़ अ नेगेटिव जॉब। पुलिस का काम ही नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। इन द सेंस आई मीन टू से दैट एक तो लोगों को उनको उनको बताना कि आप ये गलती कर रहे हो, है ना, आप ये गाड़ी क्यों यहाँ पार्क करी, या आप ही क्यों खड़े हो, वहाँ जाके खड़े हो, मतलब दिस पार्ट ऑफ आवर जॉब। बट पीपल डोंट लाइक इट टू बी टोल्ड कि ये मत करो। आप खुद सोचो कि आपको भी या मेरे को भी कोई बोले कि ऐसा आपने गलत किया, वैसा किया, अगर हमने गलत गलत किया भी होगा तब भी आपको लगता है कि अरे तुम कौन हो, तुम्हें को पता नहीं, यू नो दैट वे। एंड तो एक तो वो होता है कि आपका काम ही लोगों को उनकी गलतियां बताना, उनको टोकना, उनको शायद सख्ती से उनको कभी कभी डांटना भी, उनको फटकारना भी, तो वो किसी को अच्छा नहीं लग सकता। चाहे वो गलती भी कर रहे हैं, फिर भी इंसान की नेचर होती है कि वो अपनी गलती स्वीकार बड़े मुश्किल से करते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा पार्ट इज़, अगर विवाद हो कोई, इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू, देर आर ऑलवेज टू पार्टीज टू अ डिस्प्यूट। तो अगर आप डिस्प्यूट में जो सही है पार्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, आप उसके पक्ष लो और उनके पक्ष में कार्रवाई करो। अगेन द अदर पार्टी विल ऑलवेज फील कि मेरे साथ गलत हुआ है। आप वो दूसरा वाला गलती में भी अगर होगा तब भी, एज आई सेड, ह्यूमन नेचर, यू विल नेवर एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग। तो वो हमेशा सोचेगा कि मैं सही था, ये पुलिस ने, वो तो अलग अलग सोचते हैं कि इनने शायद पैसा ले लिया उससे, या वो दबाव में आ गए इसलिए उन्होंने कहा आई वॉज नॉट रॉन्ग। तो एक पक्ष विवाद में हमेशा आपसे दुखी होगा, नाराज़ होगा कि भाई दे आर नॉट गुड पीपल, दे टेक द साइड ऑफ, गलत करते हैं, उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती फंसा दिया, वट एवर। तो ये दो चीज़ें हैं, और बहुत चीज़ें हैं जिस कारण से ये नेगेटिव जॉब हो जाती है, और उस नेगेटिविटी में जी के पॉजिटिव रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो दो तीन चीज़ों से आता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक है एक्सपीरियंस, थोड़ा टाइम निकलता है तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर अगर आपको पता है ऐसा होने वाला है तो देन यू आर यूज टू इट। इज़ नॉट अ शॉक टू यू कि अरे ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया एंड ऑल दैट। एक तो वो है, तो आपको एक्सपीरियंस से आदत पड़ जाती है, तो यू नो हाउ टू डील विद इट बिकॉज यू नो इट इज़ गोइंग टू हैपन। सो दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ यू हैव टू फॉलो द लॉ। अगर आप कानून के मुताबिक चल रहे हो, जो संविधान के प्रावधान है उसको आप पालन कर रहे हो, तो यू विल ऑलवेज बी ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, और आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा। देश के कानून की रक्षा करना ही हमारा काम है। पुलिस का काम क्या है? देश का कानून, देश के संविधान की रक्षा करना, उसके जो प्रावधान है उसको लागू करना। दिस इज़ अ बेसिक जॉब। एंड उसके कई प्रकार, कई वेज होते हैं, बट दिस इज़ द बेसिक जॉब। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग द लॉ and if you're following the constitutional provisions, then you will be very confident, and then you will be able to deal with all type of negativity and positivity. जहाँ आप गलती कर रहे हो फिर मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जॉब ही इतनी चैलेंजिंग है, प्रेशर्स ही इतने सारे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही इतनी सारी हैं, दैट आप अगर कानूनन रास्ता नहीं चुनोगे और कोई इधर उधर का साइड वाला पाथ चुनोगे तो फिर आपको दिक्कत तो आएगी। तो these are the two ways in which you should deal with this. At least I have dealt with this stress in this job, and जो negativity है कि आप एक तो आदत, एक्सपीरियंस एंड कूल हेड, यू शुड हैव अ कूल हेड। का विवाद मैंने देखा है, कई लोग पुलिस अधिकारी होते, विवाद हो रहा है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, तो उधर जाके खुद भी नाराज़ हो जाते हैं। तो जब आप नाराज़ हो जाओगे तो वो सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बात, जून में एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। इन इंदौर में मैं यहाँ CSP था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी इंदौर में। मैं CSP कोतवाली के पोस्ट पे था, उस समय CSP एन होते थे, अब तो ये ACP एन कमिश्नरेट आ गया। तो मैं CSP कोतवाली था, और बंगाली चौराहा अब तो बहुत विकास हो गया, पहले वहाँ पे कुछ घर थे एंड ऑल दैट, पीछे खेत भी थे एंड ऑल दैट, लाइक दैट। तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चे को ट्रक ने टक्कर मार दी, और वो शायद बाद में बच गया बच्चा, बट उस समय ये था कि ये डाइड। तो लॉट ऑफ पीपल कलेक्टेड देयर, और ट्रक को ने रोक लिया, और वहाँ पे एक चक्का जाम हो गया। तो मेरा एरिया नहीं था वो, बट फिर भी मैं वहाँ चला गया क्योंकि मैं आई वॉज यंग ऑफिसर। तो उस एरिया का जो CSP था वो भी मेरे साथ ही था उस समय। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हम दोनों ही थे अकेले, और कोई पुलिस अधिकारी वहाँ था नहीं, कोई फोर्स नहीं थी, तो हम दोनों सीधे वहाँ पहुँच गए। मैं चला रहा था गाड़ी, ये मेरे साथ बैठा था, और हमारे सुरक्षा करनी थे एक दो। तो जैसे हम पहुँचे तो लोगों ने हमें घेर लिया, और वो मतलब दे वर ऑल वेरी एंग्री एनीवे। एंड फिर ऐसे मौक़ों पे फिर पुलिस बिकम्स अ टारगेट कि भाई इनके ऊपर गुस्सा निकालो। तो यू आर दिस स्टेट का, आप स्टेट की पिक्चर तो आप ही दिखा रहे हो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द जो राज्य है, तो आपके ऊपर आक्रोश निकलता है। तो वो आक्रोश, तो दूसरे जो अधिकारी थे मेरे साथ वो नाराज़ होने लग गए
अब वो बोले आप हटो यहाँ से एंड ऑल दैट, तो वो नाराज लोग, और वो नाराज, वो दिख गया कि ये तो दो ही हैं, प्लस दे डोमिनेट, हुएवर डोमिनेट्स, जिसके पास ज़्यादा शक्ति होती है। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू बी वेरी कूल एंड यू हैव टू टॉक वेरी नाइसली विद द पीपल। वैसे भी दे आर आक्रोशित, आपका काम है उनको समझाना। जब तो फिर वो बोलने लगे कि ये इनको भी जला दो, कि मतलब हमारा बच्चा ऐसे मर गया, तो उन्होंने ट्रक जला दिया था, तो इनको भी जला दो। तो वो दूसरा जो मेरे साथ अधिकारी था, ही स्टार्टेड लूजिंग स्कूल, तो आई टोल्ड हिम टू स्टेप बैक एंड देन आई टॉक टू, वो लेडीज़ थी काफ़ी सारी, उनको मैंने बहुत सारा समझाया। मैंने देखी माता उस समय मैनी ईयर्स बैक, तो मैंने बात, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, तो मेरे को जलाने से क्या मिलेगा, ऐसे करके बड़े उनसे बात करी, तो वो फिर थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई। तो ऐसा अच्छा ठीक है ऐसे करके हमें टाइम मिल गया, तब तक हमारा बाकी फोर्स आ गया, फिर हमने उनको वहाँ से हटाया। तो आई एम सेइंग यू कैन नॉट लूज योर कूल ऑल्सो। बड़ा मुश्किल काम है, बट आदत पड़ती है विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, एंड देन you have to do it because it is the most important job. People security is a very big challenge always. जैसा आपने बताया अभी नए चैलेंजेस के बारे में, तो कह सकते हैं कि पब्लिक और पुलिस का इंटरेक्शन ज़्यादातर तब निगेटिव सिचुएशंस में ही होता है। शायद यही एक रीज़न है कि पब्लिक और पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं एक दूरी बनी रहती है। तो इस दूरी को कम करने के लिए क्या पुलिस का पब्लिक अपीयरेंसेस बढ़ाना ही एक तरीका है, या कुछ और भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं? उसमें मैंने बहुत काम किया है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग भी बोलते हैं उसको। देखिए, एक जो फादर ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग, उसको सर रॉबर्ट पील उनका नाम था, उनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग। वो थे लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है, जिसको बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड, तो उसकी स्थापना उन्होंने करी थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक टर्म बताया था, वो अभी भी लिखा हुआ है वहाँ पे, ब्रिटिश जो उनका हेडक्वार्टर है लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, उसमें लिखा है पुलिस इज़ पब्लिक एंड पब्लिक इज़ पुलिस। ओनली थिंग इज दैट पुलिस इज डूइंग द जॉब विच इट इज़ एवरीवन्स ड्यूटी टू डू। एवरी नागरिक की ड्यूटी है कि वो अपराध को रोके, अपराध ना होने दे, खुद अपराध ना करे, और कानून व्यवस्था को बनाए रखे। ये तो सारी नागरिकों की जवाबदारी है, बट पुलिस की जवाबदारी है क्योंकि उनको उसके लिए तनख्वाह मिलती है। वी आर पेड टू डू द जॉब विच इज़ जॉब ऑफ एवरी वन टू डू। आपके भी वही काम है कि आपके सामने कोई अपराध हो रहा है, आपको उसको रोकना है, आपको खुद अपराध नहीं करना है, आपको कानून व्यवस्था, जो कानून है और व्यवस्था इस देश की, उसको बनाए रखना है। ये आपका भी काम है, इनका भी, सबका काम, मेरा भी काम है। तो हमको उसके लिए तनख्वाह मिलती है वो करने के लिए, तो पर है तो काम सबका। तो सबको साथ मिल के करेंगे तो सबसे अच्छा तरीके से होगा। अब उसको कैसे इंश्योर करना? अभी क्या है कि पुलिस को एक आइवरी टावर में पहले बिठा देते थे लोग, ये अलग है, वो अपने बैरक्स में रहते थे, जब समस्या आती थी तो बाहर आते थे। तो इट वाज लाइक जो विदेशी, जब वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका ये काम था कि पुलिस के थ्रू आप लोगों को दबाओ, सप्रेस करो, एंड उनको उनके अधिकारों का हनन करो। दैट वाज, पुलिस वाज यूज्ड फॉर दैट। तो अब वो डेमोक्रेटिक पुलिसिंग है। तो डेमोक्रेटिक पुलिसिंग मीन्स सबको साथ लेके चलना है, और जितने हो सके लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना है, बिकॉज अल्टीमेटली कानून व्यवस्था सुरक्षा तो आपकी है ना। हमको तो तनख्वाह मिलती है करने के लिए। तो इसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग में मैंने बहुत काम किया है। एंड इंदौर में ये जब था मैं शुरू में, तो यहाँ पे एक चीज़ है नगर सुरक्षा समिति, अब तो काफ़ी वो प्रचलन में आ गई है। उसको स्थापित ही मैंने किया था 1996 में, जो राम रक्षा समिति बोल के रूरल एरिया में पुलिसिंग में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वो पहले से था, बट शहरों में नहीं था। तो ये नगर सुरक्षा समिति का जो कॉन्सेप्ट था कि थाना लेवल एंड मोहल्ला लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये मैंने इसका पूरा करा था। और उसके बाद हमने पहला सम्मेलन किया था, जिसको चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, तो समितियां बनाई थी, फिर वो पूरे स्टेट में लागू हुआ। तो नगर सुरक्षा समिति इज़ द वे ऑफ मेकिंग पीपल पार्टिसिपेट इन पुलिसिंग। दैट इज़ द वहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को हमने जोड़ा था एंड ऑल दैट। दूसरा एक हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, महिला परामर्श केंद्र, बिकॉज फैमिली का बहुत टूटती है फैमिलीज़, और अगर आप कानूनी कार्रवाई में करो तो वो तो पक्का परमानेंटली टूट जाती हैं, अगर आप केस रजिस्टर कर दो एंड ऑल दैट। तो देन आई थॉट दैट लेट अस हैव सम काइंड ऑफ काउंसलिंग। उस समय नया कॉन्सेप्ट था, 1995 हमने पहला काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किया था महिला थाना इंदौर में, और फिर वो उसको इतना अच्छा चला कि देन इट बिकेम इन द एमपी में, इट वाज अडॉप्टेड एज ए लीगल फ्रेमवर्क में, इट बिकेम एक्ट, अ लॉ। उसको फिर हमने तो उसको नाम दिया था महिला परामर्श केंद्र, और भी खोले थे हमने एमपी में। फिर उसके बाद उसका नाम हो गया परिवार परामर्श केंद्र। तो उसमें एनजीओज़ के माध्यम से विद सम साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स एंड पुलिस एंड बोथ द पार्टीज, वो काउंसलिंग का प्रोसीजर टू प्रिवेंट families from breaking. So that was the community policing का effort to involve the community for security and crime में control. तो ऐसी मैंने बहुत योजनाएं करी हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विंग, उसको जितना आप करो वो कम
आपने इंदौर में देख लिया कि इंदौर आज सबसे क्लीन सिटी क्यों है, क्योंकि लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ना. नॉट एनीबडी इज वन पर्सनस कॉन्ट्रीब्यूशन या वन प्लान विच हैज़ वर्कड. इट इज़ पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन अ गुड प्लान एंड इट हैज़ सक्सीडेड. इट इज़ नाउ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी एंड फॉर ईयर्स. तो पीपल पार्टिसिपेट. मैंने आई वॉज ADG इन जोन इंदौर, तो मैंने पीपल्स पार्टिसिपेशन इन ट्रैफिक मैनेजमेंट ट्राई किया था, और मैं कम अल्प अवधि के लिए रहा था, बट आई हैड फोकस्ड ऑन दैट कि लोगों को ही मोटिवेट करके उनको ही कन्विंस करना कि ट्रैफिक प्रॉब्लम इज़ योर प्रॉब्लम एंड ओनली यू कैन सॉल्व इट. वो पुलिसिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो खड़े हो जाओ चौराहे पे पुलिस वाले और वो सारा ट्रैफिक को अच्छा कर देंगे. आप करो, आपका ट्रैफिक, आपका शहर, आपकी समस्या आप सुलझाओ, हम आपके साथ हैं. तो वो मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, बट वो क्योंकि मैं रहा नहीं ज़्यादा देर, तो फिर इट वॉज नॉट कैरिड ऑन. बट आई वॉज श्योर दैट अगर लोग पार्टिसिपेट करने लग जाएँ तो फिर इंदौर का ट्रैफिक भी इंडिया में नंबर 1 हो जाएगा. कि आपको पता है सीट बेल्ट पहनना, आपको पता है हेलमेट पहनना है, तो हमको क्यों बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए. तो उसके बहुत योजनाएं थी, पॉजिटिव टिकटिंग, एंड मैंने ये भी बनाई थी योजना कि स्कूल के में हम वो ट्रैफिक पार्क एक होता है उसको नहीं, हम स्कूल की बिल्डिंग में ही बनाएंगे, ताकि बचपन से ही आपको आदत पड़ जाए बच्चे को कि लेन सिस्टम ये होता है, या नो पार्किंग का बोर्ड लगाया कहीं पे प्रिंसिपल का ऑफिस के सामने, कहीं लेबोरेटरी है उसके सामने नो हॉर्न का वो लगा दिया कि यहाँ पे बातें नहीं करना. तो ये ना बचपन से ही आपके इनग्रेन होगा, तो फिर आप उसका पालन करोगे. तो वो योजना मैंने बनाई थी, पर वो बिकॉज आई डिडंट स्टे फॉर वेरी लॉन्ग, तो आई कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट टोटली. बट दिस इज इट. पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर पुलिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंदौर सफाई का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि जब तक पब्लिक खुद इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, नगर निगम या कोई भी अथॉरिटी कुछ अच्छे से के लिए तो नहीं कर सकते. पब्लिक का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली अगर जनता क्राइम को लेकर थोड़ी और अवेयर हो जाए और पुलिस का साथ दे, तो डेफिनेटली इंदौर सफाई के साथ साथ क्राइम फ्री स्टेट या सिटी में भी नंबर 1 बन सकता है. करेक्ट. सर, पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है जी. तो ये साइबर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चैलेंजिंग है? इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो आप कि साइबर क्राइम एज अ होल की बात कर रहे हो? वो देर आर डिफरेंट विंग्स. एनी क्राइम में वन इज क्राइम प्रिवेंशन, देन देर इज क्राइम डिटेक्शन, देन देर इज क्राइम इन्वेस्टिगेशन, देन देर इज क्राइम प्रोसिक्यूशन. ये 4 उसके विंग्स होते हैं, तो उसके हर का अलग अलग महत्व है. तो क्राइम प्रिवेंशन, साइबर क्राइम प्रिवेंशन इज अ टोटली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट स्ट्रीम. Investigation and detection, that is something else. So what do you want to ask? Then I will answer that. Prevention? Okay. Prevention का क्या है कि it is, मैंने आपको पहले बोला था कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन इज नॉट पॉसिबल बाय एनी एजेंसी. कोई नहीं कर सकता आपको सुरक्षित, आप ही कर सकते हो. बाकी जैसे असली दुनिया है, ये वाली दुनिया, इसमें आपको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी एक तरीके से हमारी है, राइट, बट आपकी अपनी भी है. तो इन द रियल वर्ल्ड बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपको सुरक्षित करते हैं का प्रयास करते हैं. आप पहली बात तो आप खुद करते हो, फिर आपका परिवार करता है, आपका समाज करता है, पुलिस करती है, सरकार करती है. सब लोग अपने अपने तरीके से सुरक्षा देने का प्रयास करते हैं. आप खुद भी करते हो. फिर भी हर प्रकार के अपराध होते हैं. ये हो गई असली दुनिया. अब वर्चुअल दुनिया में आपको कौन सुरक्षित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. मैं हमेशा बोलता हूँ साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो एक व्यक्ति और उनके डिवाइस के बीच में होता है. आपके और आपके डिवाइस के बीच में घटित होने वाला अपराध साइबर अपराध. अब आपके और आपके उपकरण के बीच में कौन आता है? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन. कोई नहीं आता वैसे तो, है ना. हम ही गलत व्यक्ति से बात करके अपनी जानकारी दे देते हैं. गलती से करते हैं, बट देता तो वो व्यक्ति ही है. हम ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं. हम ही गलत फाइल डाउनलोड करते हैं और अपनी डिवाइस को इन्फेक्ट कर देते हैं वायरस से. तो ऐसी कई चीज़ें हैं. तो हम ही जब ये गलतियां कर रहे हैं तो हमको कौन रोक सकता है गलतियां करने से? कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे साथ 24 घंटे बैठा रहे और हमें मना करता रहे कि ये फ़ोन मत उठाओ, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं. कोई ऐसा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी भी सही, जो आपके और आपके उपकरण के बीच में आ जाए शील्ड के रूप में और आपको फिर रोक दे गलतियां करने से? ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं है. तो जब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर कौन करा सकता है आपसे गलतियां करने से? कौन रोक सकता है? आप ही रोक सकते हो. तो इसीलिए आप ही अपने आप को सुरक्षा दे सकते हो. साइबर स्पेस में आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता. दिस इज़ अ फैक्ट. एंड इफ एनीबडी कैन डिस्प्रूव इट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस विद दैट पर्सन. बट एज ऑफ टुडे देयर इज़ नो वे दैट आपको कोई सिक्योरिटी दे सके एक्सेप्ट आप खुद. तो जब ऐसी सिचुएशन है तो आपको अपने आप को सिक्योरिटी कब दोगे? देन व्हाट इज़ दैट की टू साइबर सिक्योरिटी? उसको मैं बोलता हूँ साइबर सुरक्षा की सिर्फ एक चाबी है. वो बेस्ट नहीं है, वो है ही एक. वो क्या है? वो है आपकी जागरूकता.
जितने आप जागरूक होगे उतने आप सतर्क होगे, उतने आप सुरक्षित होगे। दैट इज़ द कंटिन्यूम, अवेयरनेस, अलर्टनेस, सिक्योरिटी। अगर आप अवेयर नहीं होगे तब आप अलर्ट भी नहीं होगे और आप फिर सिक्योर होगे नहीं। तो अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, जागरूकता मतलब जानकारी होना नहीं होता कि सिर्फ मेरे पास जानकारी है तो मैं जागरूक हूँ। आपके पास जानकारी होने से आप जानकार हो। जब आप उसकी जानकारी को उपयोग करोगे तब आप जागरूक होगे, है ना? तो कई लोग, सभी लोग जानते हैं दुनिया में कि हेलमेट पहनना आपकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, बट आप देख लीजिए कितने लोग हेलमेट पहनते हैं? नहीं पहनते। तो जानकार तो हैं बट जागरूक नहीं है। तो आपको साइबर सुरक्षा कोई नहीं दे सकता, मैंने आपको बता दिया। तो आपको जागरूक होना है, और जागरूक होना मतलब जानना चीज़ों को और फिर उन चीज़ों को करना। सिर्फ जानकारी होना नॉट इनफ। ये आपको मालूम है, अनजान से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना इज़ नॉट करेक्ट। तो कई लोगों को पता है, सबको पता ही होगा, पर फिर भी लोग करते हैं। तो कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं बनती। तो आपको जानना है और करना है और हर बार करना है। सुरक्षा को आदत बनाना है, उसको विकल्प के रूप में नहीं रखना है। और इसीलिए ऐसे ही आपकी सुरक्षा हो सकती है साइबर वर्ल्ड में। तो इट इज़ द की इज अवेयरनेस एंड हाउ टू मेक पीपल अवेयर। इतने लोग हैं, मैं बताया ना, मैंने 778 सेशन तो मैं ले चुका हूँ, और उसके आगे भी मैंने बहुत सेशन लिए। ये तो मेरे ब्लैक रिबन के हैं, मेरे हज़ारों सेशंस हैं, और मेरे पास एक एक का रिकॉर्ड है। लाखों लोगों को मैंने संबोधित किया होगा, बट फिर भी इट्स ड्रॉप इन द ओशन। वो 140-45 करोड़ लोगों तक संदेश कैसे पहुंचाना, दैट इज़ द चैलेंज। वो इस सबसे बड़ी चैलेंज। मैं अभी गया था IIT कानपुर, 2-3 दिन पहले ही गया था मैं। तो वहाँ पे एक हैकेथॉन था, तो वहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट आए थे। तो मैंने उनको यही बोला, यंगस्टर्स भी थे कि जो वर डेवलपिंग न्यूज़ एप्स एंड सिस्टम्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो मैंने उनको ये दिया कि आप कोई ऐसा तरीका निकालो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिससे साइबर सिक्योरिटी का संदेश इस जनता तक पहुंच सके इफ़ेक्टिवली। तो आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी सामाजिक विकास में, सामाजिक सुरक्षा में, साइबर सुरक्षा में तो होगी। आजकल साइबर केसेस की बात करें तो काफ़ी सारे विक्टिम्स ऐसे हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, और मुझे लगता है कि अवेयरनेस कैंपेन्स कंटिन्यूसली चलते रहने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर सुरक्षा में प्रॉब्लम इज़, जो मैंने देखा है कि लोग इतने आराम से क्यों फंस जाते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आराम से फंसते हैं रादर देन जो कम पढ़ा लिखा हो। उसका कारण वेरी सिंपल, मैंने बताया, मैंने दुनिया भर में पुलिसिंग करी है, तो मेरे को हर प्रकार का क्राइम देखा है, डील किया। तो मैं इसको क्यों बोलता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसलिए ये है क्योंकि साइबर दुनिया में आपको खतरा नहीं दिखता नहीं है आपको, और पर होता ज़रूर है। और हम इंसान होने के नाते हम ऐसे ही खतरे के साथ डील कर सकते हैं। हम ऐसे ही बने हैं कि जो दिखता है या जो हमें फील होता है, महसूस होता है, उसके लिए हम कुछ करते हैं, तैयारी रखते हैं, और फिर शायद बच जाते हैं। बट साइबर दुनिया में आपको खतरा तो दिखना नहीं। आप कहीं भी बैठे किसी से फ़ोन पे बात कर लो, कोई भी पैसा ट्रांसफ़र कर लो, कोई भी टिकट बुक कर लो, एक बटन दबा के दुनिया के किसी कोने में दोस्ती कर लो, कोई म्यूज़िक डाउनलोड कर लो, कोई मूवी देख लो, कोई गेम खेल लो। बड़ी अच्छी दुनिया है। इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ कन्वीनियंस, बट उसमें खतरा नहीं दिखता। तो उसका मतलब ये नहीं कि खतरा है नहीं, आपको दिखता नहीं है, इसलिए दिखने वाले खतरे से और ख़तरनाक हो जाता है, बिकॉज आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। कोई चाकू लेके आके आपको वर्चुअल दुनिया में लूटेगा नहीं, बट फिर भी आप लूट जाओगे उससे बुरी तरह। और कोई गोली मार के आपकी जान नहीं लेगा कट्टे से, बट आपकी जान भी चली जाएगी, और आपको कहाँ आप वहाँ तक पहुँच गए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए ऐसे खतरे को डील करना बहुत मुश्किल है जो आपको दिखता नहीं है। इसलिए मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आपको माइंडसेट बदलना है। ये असली दुनिया का माइंडसेट अलग है, एंड वर्चुअल दुनिया का माइंडसेट अलग है। ये अलग दुनिया है, ये दुनिया ही अलग है, तभी तो उसको वर्चुअल डिजिटल साइबर वर्ल्ड बोलते हैं। वो इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड द डिफरेंट वर्ल्ड रिक्वायर्स डिफरेंट माइंडसेट। माइंडसेट इज़ एक्शन, रिएक्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर, इंस्टिंक्ट। हर चीज़ बदलनी है आपको, एकदम से नहीं बदलेगी, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे खतरे को डील करना है जो आपको ना दिखेगा, ना आपको महसूस होगा, पर आपको उसको इमेजिन करना है। एंड वो माइंडसेट बदल के ही होगा। और माइंडसेट कैसे बदलोगे? अवेयरनेस से बदलोगे। जब आप चीज़ों के बारे में जानोगे, उन चीज़ों को फिर करने लगोगे, तब आपका धीरे धीरे माइंडसेट एंड प्रक्रियाएं बदलेंगी, जो वर्चुअल दुनिया की अलग बनेंगी और रियल दुनिया की अलग बनेंगी। जिस तरह से एआई और मशीन लर्निंग के एडवांसमेंट्स हम देख रहे हैं हर आने वाले टाइम में, करेक्ट। डेफिनेटली पुलिस तो उनका यूज़ करेगी ही, क्रिमिनल्स भी उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कौन किस पे ज़्यादा हावी रहेगा?
वो तो देखिए एआई इज़ अनदर वेरी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत फेमस है। मिस्टर इलॉन मस्क, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि आने वाले समय में मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा इज़ एआई। मानवता, नॉट सुरक्षा ओनली, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज विल बी एआई। वेरियस रीजन से, तो सुरक्षा के लिए तो होएगा ही, बट वो जॉब्स ले लेगा एंड ऑल दैट, सो मेनी थिंग्स विल बी देयर, सो इट विल बी अ डेंजर टू ह्यूमैनिटी, existence of human race. AI is going to be such a big challenge. तो सिक्योरिटी के लिए तो होगा ही, और उसके कारण कैसे डीप फेक्स एंड डीप न्यूज़ एंड कई सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज आर कमिंग आउट ऑफ AI विच आर बिग चैलेंज फॉर पीपल सिक्योरिटी। तो बस अगेन यू हैव टू डील विद इट विद चेंज्ड माइंडसेट। AI सिस्टम वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन। AI बेस्ड उसका इन्फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा उस सिस्टम में आप इन्फॉर्मेशन फीड करोगे उतना बेटर वो AI सिस्टम होगा, है ना। तो आपकी जितनी ज़्यादा फोटोग्राफ्स अब उपलब्ध होंगी इंटरनेट पे, उतना अच्छा फेक वीडियो आपका बन जाएगा, है ना। दैट्स व्हाट डीप फेक इज़, डीप न्यू, आप ही के डेटा को यूज़ करना आपके खिलाफ, है ना। तो इट इज़, यू हैव टू देन लर्न टू नॉट शेयर एवरी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव, और शेयर विद ओनली दोज पीपल हु यू ट्रस्ट। तो ये सब माइंडसेट चेंज आएगा। अगर आप ये सोचते रहो कि जितने ज़्यादा फ्रेंड उतने ज़्यादा फेमस, जितने ज़्यादा फॉलोअर उतने ज़्यादा पॉपुलर, स्पेशली ये बच्चे और युवा, ये इसमें बहुत ज़्यादा इस माइंडसेट से ग्रसित हैं, तो वो अपनी हर टाइप की इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम शेयर करते रहते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है, कौन उसको देख रहा है, कौन इसका क्या उपयोग दुरुपयोग कर सकता है, दे डोंट केयर, दे डोंट नो। एंड जब गलत हाथ में जाती है तो अपराध का आधार बनती है। AI इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। तो आपका जितना इन्फॉर्मेशन गलत हाथ में जाएगी उतना आपके ऊपर क्राइम आराम से होगा, साइबर क्राइम नॉर्मल। और AI अब आ गया है तो और भी ज़्यादा खतरा हो गया, बिकॉज वो तो एक सिस्टम है विच वर्क्स ऑन इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन आप दोगे उतना ज़्यादा आपको खतरा बढ़ेगा। तो आपको माइंडसेट बदलना है, बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। किसके साथ कितना, कब, कैसे करना भी चाहिए इन्फॉर्मेशन शेयर, यू हैव टू डिसाइड दैट नाउ। आप पूरे समय कुछ कुछ शेयर करते रहो और फिर सोचो कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, तो चांस कम है। फिर आपके पास तरीका फिर भी है, फिर आपको सतर्क रहना है कि मैंने अगर सबको बताया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल भी मैंने बनाया बिकॉज आई वांट टू बी इन टच विद द यंगस्टर्स एंड उनके बाद इट गिव्स मी एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, उस पर मैं बताता भी हूँ कि मैंने साइबर सेशन किया। तो क्रिमिनल्स विल कम टू नो दैट आई एम सो कॉल्ड साइबर क्राइम एक्सपर्ट, तो वो मेरे को अटैक उसी आधार पे कर सकते हैं, पर मेरे को फिर उस अटैक के लिए तैयार होना पड़ेगा। देन आई कैन नॉट बी दैट मैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहूँ और फिर उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे मेरे पे अटैक हो जाए, एंड देन आई विल से कि अरे मैंने कुछ सोचा ही नहीं ऐसा हो सकता था। आई हैव टू बी रेडी फॉर इट कि मेरे को लोग बोलेंगे आपको अवार्ड मिलना है, हम US बुलाना चाहते हैं आपको, और आपका बड़ा अच्छा काम है, और मैं बोलूँ अरे वाह चलो US चलो, तो फंस गए हम, है ना। पर वो इन्फॉर्मेशन तो मैंने ही दी थी। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो क्यों मेरे को कोई अवार्ड देगा, भाई मैं जानता हूँ उनको कि नहीं। तो यू नो दैट इज़ अ चेंज ऑफ माइंड सेट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपने बताया है तो फिर आपको उसी आधार पे, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ असली दुनिया में आप पे अपराध होता है आपकी वीकनेस को अटैक करके, है ना। मेरे से ज़्यादा कोई शक्तिशाली होगा तो वो मेरे को मारपीट करके मेरे को लूट लेगा। मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग होऊंगा तो वो तो नहीं कर सकता। मेरे से महिलाओं के ऊपर अपराध क्यों होता है, बिकॉज फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग, वीकर, द मेल रेस इज स्ट्रॉन्गर, सो दैट्स वाई दे कैन डू दैट काइंड ऑफ ऑफेंस। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, SC ST, उनके ऊपर क्यों अपराध होता है, क्योंकि वो सोशली वीकर हैं, है ना। तो वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके असली दुनिया में आपके ऊपर अपराध होता है। उसके बिल्कुल उलट इन द साइबर दुनिया आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन है, जो आपका शौक है, इंटरेस्ट है, उस पर अटैक होगा और फिर आपके ऊपर क्राइम होगा। वीकनेस को उनको पता भी नहीं होगी, कोई अपनी वीकनेस थोड़ी बताता है साइबर दुनिया में कि मेरे को अंधेरे से डर लगता है या ऐसी चीज़ें, ऐसा तो कोई नहीं बताता। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है कि मेरा स्ट्रेंथ है मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ, आपका हो सकता है कि मेरे को ट्रैवलिंग बड़ा अच्छा लगता है, तो आपने बताया आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी इंटरेस्ट है, पैशन है, तो उस पर अटैक करेंगे वो। तो उसके लिए फिर आपको तैयार होना पड़ेगा। सर, जितने भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? In what field? मतलब in life or in cyber? What? In life. In life? Oh, so it's for the youth especially. If you are saying, then because out of my experience मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ ये दो चीज़ें कि आपको अगर सफल होना है, because everyone wants success, तो एक दो चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं हमेशा ये बोलता भी हूँ लोगों, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जाता हूँ फॉर फंक्शंस एंड, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि दुनिया में आपको जो दुख के पल होंगे,
और मुश्किल के पल होंगे, खतरे, चैलेंज, वो जो भी है, मेहनत का टाइम होगा, वो हमेशा ज़्यादा रहता है। और आप भी देखोगे, यू आर ऑल्सो यंगस्टर, कि आगे आने वाली ज़िंदगी में जो आपको मुश्किल घड़ियाँ आएंगी ना, चैलेंजेस एंड, तो वो हमेशा ज़्यादा रहती हैं। और जो सुख के पल होते हैं, खुशी के पल होते हैं, सफलता के पल होते हैं, वो हमेशा कम होते हैं। मोस्ट ऑफ योर लाइफ इज़ स्ट्रगल एंड डूइंग समथिंग ऑल द टाइम, स्ट्रगलिंग। हैप्पीनेस इज़ वेरी लिटिल। तो वो जो अच्छे पल आए, जब आपको खुशी के, सफलता के टाइम आए, तो उसको एंजॉय करो। डोंट वेस्ट दैट इन देन प्लानिंग कि अब मैं ये हो गया, अब मैं वो करूँ। वो वाला पर जब समय आए तो उसको मज़ा करो, उस समय एंजॉय योर सेल्फ एंड मेक यूज़ ऑफ इट। और जब मुश्किल का समय आए तो फिर हार नहीं मानना। ऐसा नहीं करे ऐसा हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं। आपको मुश्किल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है। और अगर उसी से हार गए तो फिर क्या है? तो एक तो ये है कि सुख के पल एंजॉय, मुश्किल के पल को सामना करो, और वो हमेशा ज़्यादा होंगे। ये कभी नहीं सोचना कि मेरे पास तो इतनी समस्याएं हैं, वो तो बड़ा खुश है। आपको नहीं मालूम उसके पास कितनी दुख है, क्या है, किसी को नहीं मालूम अंदर क्या है, नोबडी नोज। तो एक तो ये। दूसरी बात, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी सफलता को अपना वो मत मानो ऑब्सेशन। हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ी गाड़ी से आपके सामने उतरे, हाँ, या बहुत बड़े घर में रह रहा हो, या बहुत बड़े पद पे आसीन हो, तो आप बोलो कि ये तो बहुत खुश है। Ultimate aim of life is happiness. That's what I believe. It is not power, it is not money, it is not position, it is happiness. And if you see, आप किसी को भी देखो, वो बड़ी गाड़ी में भी उतरा, मेरे साथ अगर मैंने वर्दी पहनी, मेरे साथ 2 गार्ड हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ। हो सकता है कि वो छोटे घर में रहने वाला, वो छोटे से गाड़ी में चलने वाला आपसे ज़्यादा खुश हो, वो बड़ी गाड़ी वाले से, है ना? तो उसको कभी पैमाना मत बनाना कि भाई मैंने देखा वो तो इतने खुश हैं कि इतनी बड़ी शादियां कर रहे हैं, जैसे अभी किसी ने करी, वो तो कितने खुश होंगे ना। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ जस्ट व्हाट यू सी। तो खुशी इज़ नॉट, हैप्पीनेस इज़ नॉट measurable by your rank, post, position, money, whatever. That is not. It is whatever you. And third thing is कि दुनिया में खुशी आपको हमेशा छोटी चीज़ों में मिलती है, बड़ी चीज़ों में कभी खुशी नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा जो वो छोटी चीज़ में मिलती है ना। अब मेरे को कोई बड़े से बड़ा अवार्ड मिल जाए तो मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मैं जंगल में जाऊँ और मेरे को वो टाइगर दिखे बैठा हुआ, और मेरे को एक फ़ोटोग्राफ लेने का मौका मिल जाए, तो वो मेरे को बहुत खुशी होती है। और मेरे को ज़िंदगी मतलब बहुत सालों तक याद रहती है वो, कि मैंने उस दिन गया था वो कान्हा नेशनल पार्क, तो वो ऐसा बैठा था। यू नो, दैट्स सो स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। यू गो टू बीच एंड यू आर स्टैंडिंग देयर, एंड एक हवा का झोंका आए ठंडा, तो आपको इतना खुशी मिलेगी कि आपको बहुत बड़ी चीज़ में भी नहीं मिलेगी। तो ये भी आपको मन में हमेशा रखना चाहिए एज अ मैसेज। पीपल डोंट रिमेंबर दीज थिंग्स ना, बिकॉज आप लगे रहते हो दुनिया की दौड़ में, तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रहती। इससे मालूम सबको है, मैं कोई ऐसी बड़े आविष्कार नहीं कर रहा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि ऑलवेज बिलीव स्मॉल थिंग्स गिव यू मोर हैप्पीनेस। तो लुक फॉर दो स्मॉल हैप्पीनेसेस, स्मॉल थिंग्स, दे विल मेक यू हैप्पी। सेकेंड, डोंट थिंक दैट को बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, वो खुशी का पैमाना नहीं है। इट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड एंड वॉट यू डू। एंड थर्ड इज बी रेडी फॉर ट्रबल एंड स्ट्रगल। इट इज़ नॉट कि वो कोई सिर्फ आपको हो रहा है, सबके साथ आते हैं, और वो हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं। वो किस टाइप के होते हैं वो अलग बात है, किसी को स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, किसी को पैसे का है, किसी को कर्जे का है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो वो हो सबको सबको होते हैं, और ज़्यादा ही होते हैं। तो बी हैप्पी दैट यू, जब हैप्पीनेस है तो बी हैप्पी। मुश्किल है तो उसका सामना करो, कुछ नहीं होता, खुशी आएगी अराउंड द कॉर्नर, नो प्रॉब्लम, है ना। सर लास्टली, जब आपने यूपीएससी क्रैक किया था और आज के टाइम पे, क्या आप कुछ डिफरेंस नोटिस करते हैं? और जो आज के टाइम पे एस्पिरेंट्स यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वो इट इज़ रिलेटिव। हमारे समय में भी बहुत कंपटीशन था, अब वो कंपटीशन बढ़ गया है, बट कंपटीशन तो उस समय भी था, अब अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई, इन्फॉर्मेशन हमारे पास वैसे सूचना के साधन ही नहीं होते थे, कहाँ से पढ़ना, क्या बुक लाना। अब तो इंटरनेट आ गया, सारी जानकारियाँ आपको मिल गई। तो यू नो दिस बैलेंस, इट कैन नॉट से कि अब तो बहुत सारे लोग देते हैं तो कंपटीशन इज़ वेरी टफ। इट वॉज वेरी टफ देन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देन। तो इट इज़ द सेम, इट इज़ अ वेरी वेरी टफ एग्जाम। यूपीएससी को देना इज़ अ मिशन चैलेंज होता है वो भी। और अगर आपने उसका निर्णय किया है तो फिर उसको आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए आपका। बट आई बिलीव दैट उसमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, एंड योजनाबद्ध तरीके से करना और भी ज़रूरी है। टू डू इट इन अ प्लान्ड वे, नॉट हैपैज़र्ड वे, टाइम मैनेजमेंट सब चीज़ देख के। एंड तीसरा इज़ दैट यू मे नॉट सक्सीड। आपको हमेशा मन में रखना चाहिए कि आपका सक्सेस इज़ गोइंग टू बी वेरी लेस चांस। और
आपको अपनी तरफ से सिर्फ मेहनत करनी है एंड देन पॉजिटिव माइंड रखना है कि आई ऑल्सो नो पीपल, मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं, मेरे घर में भी हैं जो देना चाहते हैं और देने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप उसको दो। बिल पर बहुत मुश्किल है बोलना, ईजी है बोलना, उसको करना बड़ा मुश्किल है कि डोंट बिलीव दैट आप आओगे। मैंने तो नहीं सोचा था मैं आऊँगा, मैंने तो ऐसे ही दिया था माँ का दिल रखने, मैंने आपको बताया, और मैंने फर्स्ट टाइम शायद थोड़ा बहुत ही पढ़ के दिया था, बट आई केम। तो इट वॉज नॉट बिकॉज कि मैं सबसे इंटेलिजेंट था, ना कि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी। इट वॉज ऑल्सो बिकॉज आई वॉज डिस्टिन टू कम। इट वॉज लक इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। तो उसमें वो उसमें इसलिए वो लक को तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। आप मेहनत करो, योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करो, एंड देन लीव इट टू गॉड, गॉड विल हेल्प यू। एंड भगवान एंड रिलीजन एंड ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति होती है, एंड उसमें ज़रूर विश्वास करना चाहिए, एंड कई चीज़ें उन पर भी छोड़ देनी चाहिए। और वो आपको, अगर आपकी किस्मत है, डेस्टिनी है, तो आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत इज़ योर पार्ट, एंड देन सफलता इज़ लीव इट टू गॉड, आई एम श्योर यू सक्सीड, बट द सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी लेस, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इफ़ यू डोंट सक्सीड। दैट्स व्हाट आई वांट टू से आल्सो। सर, पहले आपने जैसे कहा, पहले रिसोर्सेज कम होते थे लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा होता था। आप काफ़ी सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, यंग एस्पिरेंट से मिलते हैं। क्या आपको लगता है रिसोर्सेज इतने ज़्यादा होने के बाद भी क्या आज भी लोगों में उतना पैशन है या उसमें कमी आ गई है? आई कैनॉट वैल्यू जजमेंट पास करना बड़ा मुश्किल है। पीपल विल देन से आई बिलोंग टू अ डिफरेंट जनरेशन, तो आई हैव, मेरा व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर बच्चे और युवा जो भी देख रहे हैं उसको, मेरी बातें को माने और समझें तो अच्छा रहेगा। नॉट दैट आई हैव पासिंग अ वैल्यू जजमेंट कि उस समय पैशन बहुत होता था, रिसोर्सेज कम होते थे, आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भी है, बट इट्स अ बैलेंस। बट आई वुड फील दैट सीरियसनेस बच्चों में, युवाओं में थोड़ी कम हो गई है। दे आर नॉट दैट सीरियस अबाउट व्हाट इज देयर फ्यूचर, दे आर मोर, मतलब आज रहो कल का कल देखेंगे, उस टाइप को मेरे को लगता है, जो कि अच्छा नहीं हो सकता इन द लॉन्ग रन। आपको हमेशा अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए सीरियस होना चाहिए, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है सब लोग। तो आपको रिस्पॉन्सिबली भी ये बनना चाहिए कि युवा तो बच्चा होता है, उसका दिमाग वो अलग बात है, दैट पार्ट ऑफ जोश होना और थोड़ा आपको एडवेंचरिज्म होना, वो तो होगा बच्चे में, युवा में, बट उसके साथ साथ थोड़ी बहुत सीरियसनेस होनी चाहिए, विच आई फील इज़ little lacking, but that doesn't mean that is compensated with their intelligence. They are very intelligent. हमारे समय जैसे हमको अवेयरनेस ही बहुत कम थी, बिकॉज इतने साधन ही नहीं थे इंफॉर्मेशन के, तो हम लोग इतने ज़्यादा अलर्ट एंड स्मार्ट एंड वो नहीं थे, इंटेलिजेंट प्रोबेबली, और इंटेलिजेंट नहीं बोलूँगा, बट स्मार्टनेस, फॉरवर्ड लुकिंग, एंड तो आजकल वो बहुत है, उसमें कोई डाउट नहीं है, दे कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, बट वो कॉन्सेंट्रेटेड सीरियसनेस इज़ वेरी रिक्वायर्ड। सर, आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा। आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा आपकी बातों से, और वो डेफिनेटली उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, टाइम निकालने के लिए और हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग, इट्स बीन अ प्लेजर। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। थैंक यू।